नमस्कार। हाँ। कभी सोचा है अस्पताल का इमरजेंसी रूम अचानक मरीजों से कैसे भर जाता है? हाँ, या फिर किसी को आईसीयू बेड चाहिए और मिलता ही नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, यह अस्पतालों की रोज की सच्चाई है। मरीजों की देखभाल, स्टाफ का तालमेल, कम संसाधनों का सही इस्तेमाल और हाँ, बजट का दबाव। बहुत मुश्किल मैनेजमेंट होता है। हाँ, तो आज हम इसी उलझन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास डॉक्टर चिन्मय पाल का एक लेख है, पाइथन से अस्पताल प्रबंधन और रोगी सेवा अनुकूलन। अच्छा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ ना, तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि पाइथन जैसी तकनीक कैसे इन मुश्किलों से निपटने में मदद कर सकती है, जिससे मरीजों को बेहतर देखभाल मिले और अस्पताल भी ज्यादा अच्छे से चल पाएं। ठीक है, देखते हैं कैसे। चलिए, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो अस्पतालों की जो मुख्य दिक्कतें हैं, अचानक से बहुत सारे मरीज आ जाना। हाँ, वो पीक आवर्स या कोई खास सीजन। सही ने आईसीयू बेड, वेंटिलेटर जैसे जरूरी संसाधन, उनका सही आवंटन करना। और डॉक्टरों, नर्सों, यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर का शेड्यूल बनाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। तो पाइथन इसमें कैसे मदद करता है? क्या है इसका रोल? देखिए, ये काफी दिलचस्प है। पाइथन कई तरीकों से मदद कर सकता है। पहला है स्टाफिंग का पूर्वानुमान लगाना, मतलब पहले से अंदाजा लगाना। अंदाजा कैसे? मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके, जैसे पिछले सालों का डेटा देखकर ये समझना कि फ्लू सीजन में या छुट्टियों के आसपास मरीज बढ़ेंगे। अच्छा। तो अस्पताल पहले से तैयारी कर सकता है, जरूरत के हिसाब से स्टाफ बुला सकता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एकदम ऑप्टिमल। अरे वाह, मतलब एक तरह से भविष्य का अंदाजा लगाकर तैयारी करना। ये तो कमाल है। काफी अव्यवस्था कम होती होगी इससे। हाँ बिल्कुल। फिर दूसरा है संसाधनों का सही बंटवारा, जैसे वो बेड और वेंटिलेटर। हाँ, पुराने डेटा और ऑप्टिमाइजेशन मॉडल से ये पता लगाया जा सकता है कि इन जरूरी चीजों का, जैसे आईसीयू बेड या वेंटिलेटर, सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो, ताकि कोई चीज बेकार ना पड़ी रहे। एग्जैक्टली। और जब जरूरत हो तो उपलब्ध भी हो। और तीसरा पॉइंट क्या था? शेड्यूल वाला। हाँ, शेड्यूलिंग, डॉक्टरों, नर्सों का शेड्यूल बनाना। इसके लिए PULP जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग टूल आते हैं। PULP, ये क्या है? ये एक पाइथन लाइब्रेरी है। ये गणितीय मॉडल बनाने में मदद करती है। आप इसमें सारी शर्तें डाल सकते हैं, जैसे डॉक्टर की स्पेशलिटी, कितने घंटे काम कर सकते हैं, कब छुट्टी चाहिए। अच्छा, काफी सारी शर्तें। हाँ, और फिर ये टूल इन सब के बीच सबसे अच्छा, मतलब सबसे कुशल और निष्पक्ष शेड्यूल बनाकर देता है। इससे सर्जरी के इंतजार का समय भी कम हो सकता है। समझ गया। तो ये सब करने के लिए कौन से खास पाइथन के औजार, मतलब टूल्स इस्तेमाल होते हैं? मुख्य रूप से 3 तरह के टूल्स हैं। पहला तो है पैंडास। पैंडास डेटा के लिए? हाँ, अस्पताल का जो भी डेटा है, मरीजों के रिकॉर्ड, स्टाफ रोस्टर, एडमिशन, उसे लोड करने, साफ करने, संभालने के लिए पैंडास बहुत काम आता है। ठीक है। और दूसरा, वो ऑप्टिमाइजेशन वाला? हाँ, ऑप्टिमाइजेशन लाइब्रेरीज जैसे PULP या फिर गूगल का OR टूल्स, ये गणितीय मॉडल बनाने के लिए है, स्टाफिंग और शेड्यूलिंग के लिए। ये थोड़े मुश्किल लगते होंगे इस्तेमाल करने में। हाँ, इन्हें सेटअप करना और सही तरीके से इस्तेमाल करना थोड़ा जटिल हो सकता है, एक्सपर्टीज चाहिए होती है। और तीसरा टूल? वो है मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज जैसे साइकिट लर्न या XGBoost। ये भविष्य का अनुमान लगाने में मदद करती हैं, कितने मरीज आ सकते हैं, किन संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल की स्टाफिंग को बेहतर करना है, ये पाइथन से कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप? जरूर। तो सबसे पहले पैंडास का इस्तेमाल करके पिछले कुछ सालों का डेटा इकट्ठा करेंगे और तैयार करेंगे। कब कितने मरीज आए, कितने स्टाफ थे, किस शिफ्ट में ज्यादा जरूरत पड़ी, वगैरह। ठीक है, डेटा तैयार हो गया। फिर स्काइकिट लर्न जैसा कोई टूल इस्तेमाल करके एक मॉडल बनाएंगे जो आने वाले दिनों या हफ्तों में मरीजों की संख्या का अनुमान लगाएगा। फ्लू सीजन है या कोई छुट्टी आ रही है, इन सब को ध्यान में रखकर। अच्छा, अनुमान लग गया। अब आएगा POLP जैसा ऑप्टिमाइजेशन टूल। हम इसे बताएंगे कि हमारी शर्तें क्या हैं, कम से कम कितने नर्स या डॉक्टर हर शिफ्ट में चाहिए, कोई स्टाफ लगातार कितने घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम खर्च में ये सब हो जाए। तो POLP
इन सब शर्तों को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा स्टाफिंग प्लान बताएगा। ये सुनने में तो काफी व्यवस्थित लगता है। और इसके फायदे क्या हैं? क्या सिर्फ मरीजों का इंतजार का समय कम होता है या और भी कुछ है? नहीं, फायदे और भी गहरे हैं। हाँ, इंतजार का समय कम होना एक बड़ा फायदा है, मरीजों को जल्दी देखभाल मिलती है। खासकर इमरजेंसी में तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन सोचिए, जब स्टाफ सही संख्या में होता है, थका हुआ नहीं होता, तो खतरे का खतरा भी कम होता है। ये सीधे सीधे मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा है। हाँ, ये तो बहुत अहम बात है। और जाहिर है, संसाधनों का सही इस्तेमाल और जरूरत के हिसाब से स्टाफिंग से अस्पताल का पैसा भी बचता है। ओवर स्टाफिंग या अंडर स्टाफिंग दोनों महंगे पड़ते हैं। और स्टाफ के लिए भी तो अच्छा होगा। यकीनन, जब शेड्यूल संतुलित होता है तो स्टाफ का बर्नआउट कम होता है। वो ज्यादा संतुष्ट रहते हैं, बेहतर काम करते हैं, शायद नौकरी छोड़कर जाने की दर भी कम हो। ये सब सुनने में तो बहुत ही सकारात्मक लग रहा है, पर असल दुनिया में इसे लागू करना इतना आसान तो नहीं होगा। कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल है। इसे लागू करना पानी पर चलना जैसा बिल्कुल नहीं है। कई बड़ी बाधाएं हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी है डेटा। डिपार्टमेंट अलग अलग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक साथ लाना ही एक चुनौती है। और फिर अस्पतालों के नियम और प्राथमिकताएं, ये बहुत जटिल होती हैं। कौन से मरीज को पहले देखना है, किस डॉक्टर की क्या स्पेशलिटी है, यूनियन के नियम, इन सब को एल्गोरिदम में बदलना आसान काम नहीं है। सही बात है। तकनीकी दिक्कतें भी होंगी, जैसे पुराने आईटी सिस्टम के साथ जुड़ना। हाँ, वो एक और सिरदर्द है। मौजूदा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन नए पाइथन बेस्ड टूल्स को इंटीग्रेट करना। और एक और चीज, इंसान मतलब स्टाफ, क्या वो आसानी से मान जाते हैं कि कोई कंप्यूटर उनका शेड्यूल तय करेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्टाफ का प्रतिरोध हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि उनकी व्यक्तिगत जरूरतों या पसंद को अनदेखा किया जा रहा है। तो इसका क्या समाधान है? पारदर्शिता और संवाद। स्टाफ का भरोसा जीतना जरूरी है। उन्हें समझाना होगा कि ये सिस्टम उनकी मदद के लिए है, उन्हें बदलने के लिए नहीं। उनके फीडबैक को शामिल करना भी जरूरी है। क्या दुनिया में सच में कोई अस्पताल इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये सब अभी थियरी ही है? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। कई जाने माने अस्पताल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में क्लीवलैंड क्लिनिक है, वो फ्लू सीजन में स्टाफिंग का अनुमान लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। या कई की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है NHS, वो बेड और स्टाफ के बेहतर आवंटन के लिए ऐसे टूल्स इस्तेमाल कर रही है। न्यूयॉर्क का माउंट सिनाई हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर की शेड्यूलिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए कर रहा है। मतलब इंतजार कम करने के लिए? हाँ, ताकि मरीजों का इंतजार कम हो और ऑपरेशन थिएटर का इस्तेमाल भी बेहतर हो। तो ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, असल दुनिया में काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर पाल के लेख और हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि पाइथन जैसे टूल ये अस्पतालों को ज्यादा स्मार्ट तरीके से चलाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, डेटा का सही इस्तेमाल करके। बिल्कुल। इससे न सिर्फ मरीजों के नतीजे बेहतर हो सकते हैं, बल्कि पूरे अस्पताल का जो कामकाज है उसकी सेहत भी सुधर सकती है। आपने सही कहा। अस्पताल का कुशल संचालन, उसकी ऑपरेशनल हेल्थ एक तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी है। और जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाएं और जटिल होती जा रही हैं, हाँ वो तो है, वैसे वैसे AI और डेटा साइंस की मदद से अस्पताल चलाना अब सिर्फ एक अच्छी चीज नहीं, बल्कि एक जरूरत बनता जा रहा है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। आगे क्या? स्वास्थ्य सेवाओं में अगली ऐसी कौन सी बड़ी ऑपरेशनल चुनौती हो सकती है जिसे AI हल करने में मदद कर सकता है? सोचने वाली बात है। शायद अगली बार इस पर बात करें। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।